हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियोस कैसे लग रहे हैं? वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं आता, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट जो मेरे डेली देखने वाले वीडियोस है वो देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, तो मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो डोंट वरी, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। वो अलग चीज़ें चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग अगर सिलेबस की बात करें तो आज हम लोग हमारा क्लास 11th का फाइनल लास्ट चैप्टर स्टार्ट करें, विच इज़ SHM, जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर ऑसिलेशंस बोल दो। आपके चैप्टर का नाम ऑफिशियली ऑसिलेशंस है तो हम लोग ऑसिलेशंस बोल देते हैं। आपका चैप्टर है ऑसिलेशंस, लास्ट चैप्टर है। एक चीज़ है कि इस साल सिलेबस में कुछ चीज़ हट गई है। पिछले ईयर के सिलेबस में एक चैप्टर था वेव्स, इसके बाद वाला चैप्टर था वो अभी नहीं है, वो हटा दिया है। तो आप लोग मुझे बताना कि वो चैप्टर करवाना है नहीं करवाना। देखो CBSE के पर्पस से तो ऑब्वियस सी बात है, जब सिलेबस में नहीं है तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। बट नीट जेई में न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उसके ऊपर, तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं वो चैप्टर भी करवा दूंगी। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, हम लोग 2 या 3 वीडियो में उसको कवर कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं वन शॉट लेके। तो वो आप लोग मुझे बताना कि वो चैप्टर करवाना है नहीं करवाना, वरना ये हमारा लास्ट चैप्टर है ऑसिलेशन, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले SHM की बात करूँ तो अगर आप लोगों की कोचिंग स्कूल्स में चैप्टर स्टार्ट हो गया हो, ख़त्म भी हो गया हो, जो भी चीज़ हो, तो मेनली आपने ना इस चैप्टर में इक्वेशंस पढ़ी होगी कि SHM की इक्वेशन ये होती है, वेलोसिटी की इक्वेशन ये होती है, एक्सेलरेशन होता है, एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, टाइम पीरियड, बहुत सारी इक्वेशन है, मैथमेटिकल चीज़ें बहुत सारी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन जो मेन हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें ये ज़रूरी है जानना कि SHM होता क्या। हम लोग पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन, वेलोसिटी, बट व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये समझने के लिए हमें 2 टाइप के मोशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पीरियडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। इन दोनों का जो मिक्सचर है ना, वही हमारा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीरियडिक मोशन की। डेफिनेशन बता देती हूँ। जब कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है, रिवॉल्विंग मोशन होता है ना, एक फिक्स इंटरवल में अपने एक फिक्स इंटरवल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में वो अपने जो पाथ है ना उसको रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि अर्थ के अराउंड कोई प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं या फिर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो रिवॉल्विंग मोशन होता है, ये जो रिवॉल्विंग या फिर रोटेशनरी मोशन है ना, दैट इज व्हाट पीरियडिक मोशन। और एक फिक्स टाइम इंटरवल के टाइम लिए होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ की बात करूँ, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उसको 365 डेज लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगेन वो सेम पोजीशन पे आके सारी की सारी चीज़ें रिपीट करती है, तो एक फिक्स इंटरवल में ये अपनी मोशन को रिपीट करता है, ठीक। दैट इज पीरियडिक मोशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आप प्लैनेट्स का ले सकते हो, अराउंड अर्थ, अराउंड सन। दूसरा और एग्जाम्पल ले सकते हो वॉच का, ठीक है ना। वॉच जो वॉल क्लॉक होती है ना, सॉरी हम लोग उसको बोलेंगे वॉल क्लॉक, वॉच भी ले सकते हो। तो वॉल क्लॉक में भी सेम होता है ना, आपका जो नीडल है वो 12 से स्टार्ट करा, फिर वो रोटेट करते 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 अगेन वापस 12 पर आएगा। 24 आवर्स के बाद 6 आवर्स के बाद 12 आवर्स के बाद वो अगेन उस मोशन को रिपीट करता है, ठीक है। ये हमारा होता है नॉर्मल, देख लो ये हमारी वॉच है, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 एंड 12। एक ज़्यादा आ गया, आप इसको ले लो 8, इसको ले लो 7, ठीक है। इस टाइप का होता है। तो मान लो कि अपनी हमारी नीडल ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। ये रोटेशनरी मोशन है, रिवॉल्विंग मोशन है, रिवॉल्व करिए चारों तरफ, सर्कुलर मोशन है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे 12 घंटे के बाद यहाँ पे आ गई, अगेन 12 घंटे के बाद सेम मोशन को वो रिपीट करती है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियडिक मोशन, ठीक है। ईजी था, ज़्यादा मेरे वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, बट इट्स ईजी। आप वॉच का एग्जांपल लेके या फिर प्लैनेट्स का एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से समझ सकते हो। दूसरा हम लोग बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन में भी पीरियडिक मोशन होता है। पीरियडिक मोशन होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ रिवॉल्विंग मोशन दिखेगा और एक फिक्स इंटरवल में वो अपने मोशन को रिपीट करती है, दैट इज सेम। बट द थिंग इज कि यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन मतलब एक पर्टिकुलर पोजिशन से जाएगी, वापस आएगी, वापस जाएगी, उस पोजीशन को वो क्रॉस करती रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको। अगर पीरियडिक मोशन के साथ टू एंड फ्रो मोशन है ना, तो दैट इज आर ऑसिलेटरी मोशन। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो आप टेबल फैन का। टेबल फैन नहीं होता है, आपने स्टार्ट कर दिया, फिर ऐसे जाता है, फिर वापस ऐसे आता है, ठीक है। इधर से एक पर्टिकुलर एंगल तक वो कवर करता है, अगेन वो इस डायरेक्शन में आता है, एक रिवॉल्विंग, एक मतलब
किसी ना किसी टाइप का पीरियडिक मोशन एक फिक्स टाइम में आएगा, इतने टाइम में इधर आया, फिर अगेन वापस इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और टू एंड फ्रो मोशन पे बिकॉज इधर जा रहा है मीन पोजीशन पे आएगा, अगेन यहाँ पे आएगा, वापस अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा। तो दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। तो इस टाइप का मोशन क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन, जहाँ पे आपको पीरियडिक मोशन भी देखने को मिलेगा। पीरियडिक मोशन क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज एक फिक्स इंटरवल में भी अपने मोशन को रिपीट करता है। दैट इज वाई इट इज पीरियडिक मोशन प्लस ऑसिलेटरी मोशन। वाई, बिकॉज यहाँ पे टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होना चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी जो मोशन हमको मिलेगा, दैट इज आर ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब हमारी जो मेन टर्म है ना वो आती है, दैट इज SHM। कि ये दोनों तो हमने पढ़ लिया, चलो कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, पीरियडिक मोशन क्या होगा। तो अब हमें बताओ कि SHM क्या होगा। SHM जो होगा ना वो कॉम्बिनेशन होगा ऑसिलेटरी मोशन प्लस एक आएगी हमारी कंडीशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन तो इसके अंदर रहेगा ही, मतलब टू एंड फ्रो मोशन और पीरियडिक मोशन दोनों देखने को मिलेगा, प्लस कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएंगी, जो कि यहाँ पे हम लोग एक फोर्स लगाएंगे ना, दैट फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू -x डिस्प्ले। ये हमने जो स्प्रिंग में पढ़ा था ना, हम लोग स्प्रिंग वाला थोड़ा सा पढ़ चुके हैं टॉपिक, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वहाँ पे हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स वगैरह पढ़ा था ना, इस टाइप की कंडीशन लगेगी। या फिर इसको और एक्यूरेट लिखे ना तो हम लिखेंगे एक्सीलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें ऑसिलेटरी मोशन के साथ ये कंडीशन भी देखने को मिल रही है ना, तो इसका मतलब वो मोशन क्या होगा, SHM। पेंडुलम का एग्जांपल ले लो, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लो, या फिर आप स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हमने स्प्रिंग है, इससे कनेक्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, कुछ डिस्प्लेसमेंट से इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी ये ऐसे 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 करने लग जाएगा, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन मैंने ये कंडीशन भी ऐड करी है A-x, बिकॉज हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और जैसे ही छोड़ूंगे ना इसका डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज ए नेगेटिव साइन होगी। ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस मैं यहाँ पे आपको ये समझना चाहती हूँ कि इस टाइप का जहाँ फोर्स होगा, जहाँ पे हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, उसके साथ साथ में हमें ऑसिलेटरी मोशन भी मिला है। टू एंड फ्रो मोशन होगा ना, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, और एक टाइम इंटरवल होगा। तो इसलिए इस टाइप का जो मोशन होता है ना, दैट इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तो हो गया बेसिक, कुछ डेफिनेशन बोल दो, बेसिक प्रॉपर्टीज बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो कि SHM ये क्या होती है। ठीक है, तो हमने पीरियडिक मोशन पढ़ा, वहाँ से हम लोग ऑसिलेटरी मोशन पे आए, और वहाँ से हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आए। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी, इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग बात करते, जब हमने थ्योरी पढ़ ली ना, तो अब हम लोग आते हैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे कि इसको कैसे मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम लोग पढ़ते। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि अगर हम लोग SHM पढ़ते हैं ना, तो हमारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर SHM। ठीक है, लीनियर SHM, और मेनली हम लोग जो एग्जांपल लेंगे ना वो स्प्रिंग का ही एग्जांपल लेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब इस चैप्टर में इस टॉपिक पे इतने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं ना कि आप 1000 न्यूमेरिकल भी कर दो ना तो कम। हाँ, कोई ना कहीं कंसेप्ट रिपीट हो जाता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे, कोचिंग में भी जो शीट होगी ना उसमें क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली करेंगे, सो डोंट वरी। तो अभी हम लोग इसकी इक्वेशन की बात करते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ा ना वो डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन से हमें कोई इक्वेशन मिल रही नहीं मिल रही, लेकिन वो जो कंडीशन है ना वो हमें पता है। कंडीशन क्या होती है, F इज प्रोपोर्शनल टू -x, ये हमने पढ़ा है इक्वेशन। यहाँ से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले F का फॉर्मूला क्या होता है, ma, प्रोपोर्शनल वाले साइन को ओपन कर देते हैं, एक कांस्टेंट आ जाएगा -kx, दिस इज व्हाट, जो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं ना, दिस इज रीस्टोरिंग कांस्टेंट, और हम लोग स्प्रिंग के केस में से स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे x है तो हम लोग इसको भी x की टर्म में लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन है ना तो हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -kx, और अच्छे से इसको लिखो तो d²x/dt² इक्वल्स टू -k/m, m को हम लोग इधर ले आए और kx। ठीक है, इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, d²x/dt² प्लस का k/m x इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, बन रही है। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक और अच्छा तरीका कि इस टर्म को हम लोग क्या लिख देते हैं, ओमेगा²। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है ना वो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
जब भी हम लोग किसी टाइप की रोटेशन की, किसी टाइप की रिवॉल्विंग मोशन की बात कर रहे हैं ना, कि कुछ रिपीट हो रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम में, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो आनी है कि किस फ्रीक्वेंसी से कितना टाइम लग रहा है, टाइम की बात है, फ्रीक्वेंसी आएगी क्या फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ रिवॉल्व हो रही है, रोटेशन हो रही है, मोशन हो रहा है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d² x dt square plus omega square x equals to 0, and this is the equation of simple harmonic motion की जो लीनियर इक्वेशन हो ना, दैट इज द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इक्वेशन कैसे आई हमें पता होना चाहिए। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, x इज अगेन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है k/m, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √k/m, ये वैल्यू हमारे पास है। और यहाँ से अब देखो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, तो हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी रहेगी ये। टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो हमें पता है t = 2π/ω, यही होता है। तो यहाँ पे t क्या निकल जाएगा, 2π/ω, ओमेगा निकाल तो ये √m/k, ऑपोजिट आ जाएगा इसका। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, टाइम पीरियड का। हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, तो उसका टाइम पीरियड इतना रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है, इक्वेशन में ज़्यादा टर्म भी नहीं है, सिर्फ एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एक डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों टर्म आपको पता होनी चाहिए, और इससे आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। अब देखो, अभी जब मैंने आपको बोला है कि हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्प्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ऑसिलेशन की बात करेंगे ना, तो वी शुड डेफिनेटली नो सम टर्म्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या टर्म्स हैं, हम लोग स्प्रिंग के एग्जाम्पल लेंगे मेनली, मैंने जैसे आपको बताया। तो देखो, हमने सेम हमारा वो ले लिया कि हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लगा दिया है, ये ले लिया कोई सरफेस है, ठीक है, दिस इज मास m, ऑब्जेक्ट का मास m ले लिया, ये स्प्रिंग हो गई। अब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, टू एंड फ्रो मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पे दो पोजीशन आएगी। एक पोजीशन आएगी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन बोल दो, या फिर आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो, ठीक है, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। और एक आएगी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये दोनों पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप जब पोजीशन लिख दो, बिकॉज आप जब न्यूमेरिकल करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये टर्म्स देखने को मिलेगी कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसलिए समझना ज़रूरी है। मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, जहाँ पे पार्टिकल t = 0 वाली जो टाइम पे जो जहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन होगी ना, इनिशियल पोजीशन, वो होगी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करता है। कहाँ से स्टार्ट करता है डिपेंड्स करता है, अलग अलग केसेस में अलग होगी, बट जब t = 0 यानी मीन पोजीशन जो होती है ना, वो होती है कि इनिशियल पोजीशन, t = 0 पे जो पोजीशन है ना, दैट इज आर मीन पोजीशन। और अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम पोजीशन, तो वो होती है जब पार्टिकल को हमने मान लो स्ट्रेच किया, यहाँ से हमने फोर्स लगाया, तो सबसे ज़्यादा वो कितना स्ट्रेच हो सकता है, कितना उसको स्ट्रेच किया हमने, फॉर एग्जांपल यहाँ तक स्ट्रेच किया, तो यहाँ पे इसकी जो होगी ना, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, इस साइड पे भी। और फिर जब वो मोशन करके इस साइड जाएगा, तो उस साइड भी उतना ही जाएगा, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे स्मूथ नहीं और रफ सरफेस होगा, तो फ्रिक्शन लगेगा, और टाइम के साथ ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, हमने फ्रिक्शन में अच्छे से पढ़ी भी है ये चीज़, ठीक है ना। तो अगर स्मूथ सरफेस है, तो जितना यहाँ पे गया उतना का उतना यहाँ पे भी जाएगा, तो ये भी इसकी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन है जब पार्टिकल इनिशियली स्टार्ट करता है, t = 0, जहाँ से हमने स्टार्ट किया अभी पार्टिकल, वो होती है मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम वो कितना जा सकता है, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसी से हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी, SHM इक्वेशन, दैट इज x = हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, x = a sin ωt + phi। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर SHM, ठीक है। यहाँ पे x क्या होगा, x इज डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। a क्या होगा, a होगा एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, हम लोग SHM की बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम उसको वेव की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड हो जाता है।
ओमेगा टी, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, और फाई जो है ना वो है हमारा फेज कांस्टेंट। ठीक है, दो वेव्स के बीच में फेज निकालने वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, बट यहाँ पे फाई हमारा क्या हो जाएगा, फेज कांस्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशन है एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। x इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज फ्रिक्वेंसी, t इज द टाइम पीरियड। ओवरऑल टाइम पीरियड नहीं है, पूरे जो पूरा एक सर्कल रहेगा ना उसका टाइम पीरियड नहीं, दिस इज द नॉर्मल टाइम पीरियड जिस टाइम पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, दैट इज वो वाला टाइम पीरियड। एंड फाई इज द फेज कांस्टेंट। तो ये एक बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, ये टर्म से इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, इसी के बेसिस पे हम लोग सारे फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग है ना एक पढ़ लेते हैं पहले टेबल, उस टेबल पे एक आधा क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको पता पड़ेगा कि उस टेबल को कैसे यूज़ करना है। तो एसएचएम के लिए हमारे पास एक टेबल है, ये हो जाएगा, सबसे पहली टर्म हो जाएगी यहाँ पे एंगल थीटा, दूसरा हम लोग ले लेते हैं ओमेगा टी, टाइम हो जाएगा, फिर हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड टी, और हम लोग ले लेते हैं क्या ले हुए, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो ये जितनी भी चीज़ें आ रही है ना वो किससे आ रही है, हमारी इस इक्वेशन से आ रही है। x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। आप ले लोगे, हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं था, फेज कांस्टेंट फेज डिफरेंस था ना वो जीरो था, इसलिए हमने प्लस फाइव लिखा ही नहीं। ठीक है, नॉर्मल एकदम जनरल इक्वेशन लिखी, बेसिक इक्वेशन लिखी है, दैट इज x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अब देखो एंगल, कौन कौन सा एंगल जो हम लोग जनरल नॉर्मली एंगल पढ़ते हैं ना वो सारे एंगल ले लेते हैं। सबसे पहला एंगल क्या हो सकता है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन जनरल भी हम लोग मोस्टली यही एंगल्स स्टडी करते हैं ना इनिशियली, तो हमने यही एंगल्स लिए। अब देखो जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है ना तो ओमेगा टी कितना होगा। यहाँ पे हमारा जो एंगल का काम कर रहा है ना वो यही तो काम कर रहा है ना, अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आया, ओमेगा टी आया, तो मतलब ओमेगा टी यहाँ पे हमारा एंगल है। तो अगर हम लोग थीटा इक्वल्स टू 0 स्टडी कर रहे हैं ना तो इसका मतलब ओमेगा टी इज ऑल्सो व्हाट, 0। समझ में मेरी आई मेरी बात। अगर मैं बात करूँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो ओमेगा टी इक्वल्स टू 30 डिग्री, या फिर हम लोग इसको रेडियन में लिखो ना तो कितना हो जाएगा, π/6, यस π/6, ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसको रेडियन में लिख रहे तो ठीक है, π/6। उसी टाइप से यहाँ पे 45 डिग्री है तो ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/4। सही लिखा है मैंने, यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/3, और यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पे हमको टाइम पीरियड t निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो आप देखो अगर मैं ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0/ओमेगा, कुछ भी हो आने क्या वाला है, 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 0 सेकेंड में हम ले रहे। अगर मैं बात करूँ हमारा ओमेगा टी कितना है, π/6, ओमेगा टी इक्वल्स टू π/6 है। अब हमें पता है कि ओमेगा जो होता है ना उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/T लिख सकते हैं। एक डिफरेंस समझना, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी इज द टोटल टाइम पीरियड, जो भी हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं ना उस मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड मतलब जैसे कि हमारा मोशन कुछ इस टाइप का है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ये हमारा एक टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड टी। तो हम लोग इसकी बात करें कैपिटल टी हो जाएगा। स्मॉल टी जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग स्टडी करें, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी करें, कहाँ पे हमको दे रखा होगा टी इक्वल्स टू इतने सेकंड पे, ठीक है, तो वो होगा जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना वो टाइम टी हो जाएगा स्मॉल टी, और कैपिटल टी इज द टोटल टाइम पीरियड। तो ओमेगा जो होता है ना वो होता है टोटल टाइम पीरियड, तो 2π/T मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा π/6 हो सकता है। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी पाई कैपिटल टी इक्वल्स टू 1/12, और इसी टाइप से स्मॉल टी की वैल्यू हो जाएगा कैपिटल टी अपॉन 12। ठीक है, इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टी इक्वल्स टू T/12 सेकेंड। इसी के लिए सेम इसी टाइप से निकालोगे तो आएगा T/8, इसके लिए आएगा T/6, और यहाँ आ जाएगा स्मॉल टी इज इक्वल टू T/4। ईजी सा है, आप यहाँ पर सिर्फ 6, 3, 4 जो भी वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पुट करो तो अलग अलग वैल्यूज हमें मिल जाएगी। अब हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की।
तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना, इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अब वैल्यू पुट कर दो, सबसे पहले टी ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब आप ले लो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या फिर ओमेगा टी इक्वल्स टू 30 डिग्री लिख दो, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा a/2। उसी टाइप से यहाँ पे हो जाएगा a/√2, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू √3a/2 और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू a। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। ये टेबल को अच्छे से याद रख लेना, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको लग रहा है ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएगा, नहीं आएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन कराती भी हूँ, कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ जाएगा। इसलिए इस टेबल को अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से समझना कि कैसे टर्म्स आ रही है और कैसे हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो अगर आपको बनानी है तो आप बना लेना, और बना ली होगी स्क्रीनशॉट लेके अभी तक। तो अभी हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली इस टेबल पर बन सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी हम लोग न्यूमेरिकल्स तो आगे बहुत सारे करने वाले ही है, तो अभी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि अ पार्टिकल हैविंग SHM takes time t1 to travel a/2 ले लो, a/√2 ले लो, a/2 लेते हैं, 1 सेकेंड, हाँ a/2 ले लो। ठीक है, अब पार्टिकल हैविंग SHM टेक्स टाइम t1 टू ट्रैवल a/2 एंड टेक्स टाइम t2 टू ट्रैवल a/2 टू a। समझ में मेरी बात, मतलब हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में 0 से a/2 ट्रैवल करने में उसको टाइम t1 लग रहा है, और a/2 से लास्ट a तक ट्रैवल करने में उसको टाइम t2 लग रहा है। फाइंड t1/t2, मतलब बेसिकली इनका रेशियो निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टिकल हमारा यहाँ से स्टार्ट किया, हम लोग 3 पोजीशन ले लेते, ठीक है। दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 0, दिस इज x इक्वल्स टू a/2 और ये x इक्वल्स टू a। तो यहाँ से यहाँ पार्टिकल को ट्रैवल करने में टाइम t1 लग रहा है, और यहाँ से यहाँ पार्टिकल को ट्रैवल करने में टाइम t2 लग रहा है। तो हमें t1 और t2 का रेशियो निकालना है, बस हमें ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। अब आप बताओ उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें क्या निकालना है, t1/t2। एक 5 सेकंड का टाइम ले रही हूँ मैं, तब तक आप देखो अगर आप में से होता है तो, और होता है तो कमेंट में बताना। ठीक है, देखो अगर आपको ये टेबल अच्छे से आती है ना, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें टेबल में ये चीज़ तो पता है कि 0 से a/2 तक ट्रैवल करने में हमारी थी ना, देखो एक मिनी टेबल में बना देती हूँ, यहाँ पे प्लॉट कर लेती हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट 0 था, a/2 था, a/√2 था, √3 a/2 था और a था। टाइम कितना था, 0 था, t/12 था, t/8 था, t/6 था, t/4 था। ये वैल्यू हमें थी, मैंने एकदम मिनी सी बनाई है। तो सबसे पहले इसने बोला 0 से a/2, मतलब इतना ट्रैवल करने में उसको टाइम t1 लग रहा है। तो t1 कितना होगा, 0 से t/12 ही होगा ना। तो हमारा जो t1 है ना वो कितना है, t/12, ठीक है। और फिर बोल रहा है a/2 से a, तो आप क्या बोलोगे, a/2 से a ट्रैवल करने में आप लिख दोगे t/4। तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाएगी, हमें ट्रैवल ऐसा नहीं लगना है। 0 से a/2 में t/12 टाइम लग रहा है, तो a/2 से a तक ट्रैवल करने का टाइम जो इसका लगेगा ना, वो लगेगा t2 इक्वल्स टू t/4 टोटल टाइम। 0 से a तक ट्रैवल करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, t/4। इसमें से ये वाला टाइम माइनस कर दो तो हमें इनके बीच का टाइम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा t/4 माइनस t/12। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3t माइनस t, तो हमारे पास 2t/12 यानी t/6 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हमें रेशियो निकालना है t1/t2 का। t1 कितना है, t/12, ये हो जाएगा 6/t, t से t कैंसिल, रेशियो हो जाएगा 1/2। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन करना है। अगर ये आपको टेबल अच्छे से समझ में आई, आपने समझा, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। वरना आप लोग डायरेक्टली t/4 वैल्यू पुट करोगे और रेशियो आ जाएगा 3 का, 1/3 का, जो कि गलत होगा।
ठीक है। तो इस टाइप से आप टेबल के ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो अगर मैं क्वेश्चन करने बैठूँ ना तो मैं 4 महीने के शायद यही चैप्टर करवाऊँ और हम लोग करवाएंगे क्वेश्चन। मैंने आपको बोला भी है कि एक बार हम लोग ऑफिशियली हमारा सिलेबस एंड कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास यही काम है। ठीक है, तो हमने पढ़ ली हमारी इक्वेशन। क्या थी इक्वेशन? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। हम लोग फाई नहीं ले रहे, जब फाई के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं ले रहे इसका मतलब ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है फेज डिफरेंस। हम लोग मान के चल रहे कि इनिशियली कुछ फेज डिफरेंस था ही नहीं, जीरो लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं सिंपल इक्वेशन ले रही हूँ x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, अदरवाइज फाई वाली टर्म भी आती है। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी। हमने डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली एसएचएम के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट की तो इक्वेशन होती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के आगे हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों को पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी? v इक्वल्स टू क्या होता है? dx अपॉन dt होता है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, ओमेगा बाहर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करना तो अभी तक आपको आ ही जाना चाहिए, तो हमें मिल जाएगा v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक है, बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है कि अगर हमें निकालना है v मैक्सिमम, कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी, तो अब देखो जब हमारे ये जो है ना, ये तो फिक्स्ड वैल्यूज़ है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो जाएगा। जो वेरिएबल टर्म है ना, वो ये टर्म है कि थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। लेकिन जब हम लोग बात करें ना मैक्सिमम, तो मतलब हमें ऐसा एंगल लेना है, ऐसी वैल्यू लेनी है जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? जब ये 1 के बराबर हो। तो जब हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे तो हम लोग मान लेते हैं इसकी वैल्यू 1 है, पीछे क्या बचा? a ओमेगा। तो ये आ जाएगा हमारा क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू, दैट इज a, यानी एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी a ओमेगा। ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसके ऊपर हमें कुछ टाइप का और इक्वेशन मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? देखो v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t। हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t लिख सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। थीटा की जगह हमारे पास यहाँ ओमेगा टी है, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं निकालूँ ना, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x अपॉन ए। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा a ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट हटाती हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, a से कैंसिल। तो हमारे पास क्या रिलेशन मिलेगा? v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। आपको देख के लग रहा होगा ना इतनी इजी इक्वेशन है, क्या ही हो जाएगा, a की वैल्यू दे देगा, a की वैल्यू दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए बोल रही हूँ ये जो इक्वेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारी टर्म्स पता होनी चाहिए कि हमें किस फॉर्म में पूछा। हमें मैक्सिमम के लिए पूछा है, हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें इन जनरल पूछा है, हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें थीटा का कहीं पूछा ही नहीं है, एक्स और ए की टर्म में दे रखा है, तो हमें ये वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो सारी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस वन इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम लोग इससे एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन को मैं ओपन कर लेती हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल सकता है। हम लोग इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो चीज़ मिल रही है ना, वो मिल रही है x और v के बीच में रिलेशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग इससे डिवाइड कर लेते हैं, v स्क्वायर बाई ओमेगा बाई ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। मैंने क्या किया है? इस इक्वेशन को इस टर्म से डिवाइड कर दिया है, तो हमें इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। और आपको अगर मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वेशन होती है? ये इक्वेशन होती है हमारे इलिप्स की।
एलिप्स की इक्वेशन होती है और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बराबर होती है, यानी ए इक्वल्स टू बी होना, तो ये इक्वेशन हमारी किसकी बन जाती है, स्फेरिकल सर्कल की इक्वेशन बन जाती है, सर्कल लिख देते हैं, सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। ये चीज़ें आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, तो उसी से हमें ये पता पड़ा। अभी तक हमें नहीं पता ए और ओमेगा ए की वैल्यू सेम है या नहीं है, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, एलिप्स की इक्वेशन लेके चलेंगे और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्राफ पे पकड़े ना तो ऐसा हो सकता है, ये एक्स ले लिया, ये वी ले लिया, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी ओमेगा ए और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ए। इस टाइप से आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी टर्म्स हमें किससे रिलेटेड मिल गई, वेलोसिटी से रिलेटेड। अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सीलरेशन से इक्वेशन क्या निकलती है वो पढ़ लेते हैं। एक्सीलरेशन, ठीक है, अगेन सेम चीज़ है। एक्सीलरेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर या फिर डी वी अपॉन डी टी, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सीलरेशन की इक्वेशन आएगी ना, वो आएगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। मेन इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया तो वी मिल गया था हमें ए ओमेगा कॉस, मुझे नहीं याद मैंने पिछले में साइन तो नहीं लिख दिया सब जगह, नहीं कॉस ही लिखा था मैंने, इसकी वैल्यू 1 करी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर और कॉस का माइनस होता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। जिस टाइप से हमने वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, उसी टाइप से हम लोग एक्सीलरेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ए मैक्स कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अगेन सेम चीज़ करना है, जो थीटा वाली टर्म है ना उसकी वैल्यू 1 करनी है, कि वो 1 क्या होगी, एंगल पूछे दैट इज डिफरेंट केस। हमें पूछे कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन किस एंगल पे मिलेगी, जब कब मिलेगी, जब साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 हो, यानी ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, π/2। इस एंगल पे हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो ये तो आई थिंक छोटी छोटी माइनर कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो इसी टाइप से अगर हमें फोर्स का पूछा ना, तो फोर्स क्या होता है, एम ए होता है, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। और एफ मैक्स पूछा है तो हो जाएगा माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर ए। हम ये कि ये इक्वेशन फोर्स के रिलेशन में भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, अगर हम लोग ले लें कि हमारे जो मास की वैल्यू है ना 1 है, यूनिट मास ले लिया हमने, ठीक है, यूनिट मास ले लिया, तो F क्या हो जाएगा, F मैक्स इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हमने मैक्स लिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ F अपॉन ए, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास ग्राफ है, हमें ए और एक्स, ए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, हम लोग इन जनरल एक्स लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस यानी डिस्प्लेसमेंट, और ये कितनी है, फोर्स वाली। अब इनके बीच का एफ अपॉन ए, ठीक है, एफ अपॉन ए मतलब एफ और ए के बीच में जो स्लोप मिलेगा ना वो हमें नेगेटिव मिलेगा, तो हम लोग इसको इस टाइप से लेके चलेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, तो हमने ले लिया ये एंगल थीटा और ये हो गया x। अब आप यहाँ से देखो क्या चीज़ निकल सकती है, अगर हम लोग निकालें tan थीटा की वैल्यू ना, tan थीटा जो हमारा स्लोप होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, f अपॉन एक्स, और ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको tan थीटा गिवन है, किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि tan थीटा f और x की टर्म्स में गिवन है, तो वहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर ओमेगा की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू गिवन है तो f वैल्यू निकाल सकते। बेसिकली हमारे पास 3 वैल्यूज है ना, तो कोई भी 2 वैल्यू गिवन है तो तीसरी वैल्यू इजीली निकल सकती है। देखो ये सारी चीज़ें एक ही पार्ट है, बट है कि आप अलग अलग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे, अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आप कैसे करोगे, मैक्सिमम टर्म्स पूछिए कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, बट द कॉन्सेप्ट एंड द मेथड इज सेम, ठीक है। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, आप उसको चाहे न्यूमेरिकल बोल दो या चाहे टॉपिक बोल दो, दैट न्यूमेरिकल उसका जो रिजल्ट आएगा ना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, आप वहाँ सॉल्व करने नहीं बैठ सकते, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये जो न्यूमेरिकल करा रही हूँ ना इसको एज अ टॉपिक कंसिडर करो और इसके जो रिजल्ट होंगे ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको एज अ क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज हैविंग एसएचएम, हम लोग एसएचएम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही लेके चल रहे हैं। अ पार्टिकल हैविंग एसएचएम और उसकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है v1 एट किसी पोजीशन x1 पे और वेलोसिटी v2 है किसी पोजीशन x2 पे। देन फाइंड व्हाट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड a, ये आपका क्वेश्चन है। हम और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन है x इक्वल्स टू x1, दिस इज x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू x1 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू x2। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 ले लो, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v1 ले लो, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v2 ले लो। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है x इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर दिया, x इक्वल्स टू x1 वाली कोई पोजीशन है, वहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, x इक्वल टू x2 पे v2 है। देन फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। कैलकुलेट करो, अगर किसी को आता है आप कर सकते हो तो ट्राई ज़रूर करना एक बार वीडियो को पॉज करके, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बिकॉज हमने एक एक टर्म के ना बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े, हमने वेलोसिटी के 2-3 फॉर्मूलाज पढ़ लिए, एक्सीलरेशन के पढ़ लिए, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी जगह पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सी अब यहाँ पर आप देखो, हमें वेलोसिटी गिवन है, हमें एक्स गिवन है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, ओमेगा। सबसे पहले 2 चीज़ें फाइंड करनी, सबसे पहले ओमेगा को लेके चलते कि हमें ओमेगा निकालना है। तो अब ऐसा फॉर्मूला निकालो जहाँ पे आपको ये तीनों टर्म गिवन हो और जहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं, बिकॉज हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम के बारे में नहीं पूछा है। तो अगर आप लोग ये रिलेशन यूज़ करते v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो सब चीज़ ठीक है, v मिल जाएगा, a मिल जाएगा, ओमेगा भी मिल जाएगा, बट हमारे पास ओमेगा टी यानी टाइम का कुछ हमें नहीं गिवन है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा यूज़ करने के लिए। तो हमारे पास जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है जो हमको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए वो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड भी मिल रहा है, एक्स हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो भी मिल रहा है, ओमेगा हमें फाइंड करना, वेलोसिटी हमें गिवन है, तो ये फॉर्मूला सबसे अप्रोप्रिएट है यहाँ पे यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे देखो 2 कंडीशन है, हमारे पास 2 वैल्यूज है। पहली क्या है, v1 कब होगा, जब पोजीशन क्या है उसकी a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x1 पे v1 है, उसी टाइप से v2 क्या हो जाएगा, ओमेगा a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 दोनों मिल जाएगी। अब इनको हमें सॉल्व करके हमें निकालनी वैल्यू किसकी, ओमेगा की। कैसे निकालोगे, ओपन कर लो, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एंड माइनस का ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और v2 के लिए सेम आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप कर लो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो ये वाली जो टर्म दोनों में कॉमन है ना, इसको हमको एलिमिनेट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, तो हम लोग लिख देते इक्वेशन 3 माइनस 4, तो हमें क्या मिल जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें मिलेगी। और अच्छे से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ से वहाँ तक कैसा है वो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमने सिर्फ इक्वेशन को माइनस करा है और हमें ये टर्म मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ओमेगा की निकालनी है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसी टाइप से ओमेगा निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल रिलेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद भी आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके, एक बार इंक डाल देते हैं। तो इस टाइप से आपको देखो, आप है तो वैसे ये न्यूमेरिकल, ठीक है, अलग से कोई टॉपिक नहीं बनता है, बट इसका जो रिजल्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसके रिजल्ट पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सॉरी, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई 2 पोजीशन गिवन होगी, वेलोसिटी गिवन होगी, और आपको बोला होगा कि ओमेगा की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे तो हमने टर्म्स लिए, यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज भी तो मिल सकती है इसकी जगह।
तो वो उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, ओमेगा की वैल्यू गिवन होगी और 2 वेलोसिटी गिवन होगी, एक पोजीशन गिवन होगी और आपको पूछा होगा दूसरे पार्टिकल की क्या निकालो, पोजीशन निकालो। तो उस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है। कैसे भी क्वेश्चन हो, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, तो आप ये निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया क्या, ओमेगा निकाल दिया। अब सेकेंड टर्म जो हमें निकालनी है वो निकालनी है हमें एम्पलीट्यूड, ए फाइंड करना है कि ए कितना होगा। सेम पार्टिकल है ना, सेम ही पार्टिकल की पोजीशन हमने अलग अलग वेलोसिटी हमने अलग अलग पोजीशन पे दिए, तो एम्पलीट्यूड सेम ही रहने वाला, एक ही वेव का एम्पलीट्यूड है ना। ओके, अब देखो हमें निकालना है ए, तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, तो हम कैसे अगर ओमेगा को एलिमिनेट कर देंगे ना तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो वो कैसे एलिमिनेट हो सकता है, अब मैं यहाँ पे माइनस नहीं कर सकती, माइनस करके हमने देख लिया। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी ना, v1/v2 करूंगी तो देखो ओमेगा तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, v1/v2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस x1 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर। अब हमें ए का निकालना है तो आप स्क्वायर ले लो इसका, v1/v2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस x1 और ये हो जाएगा a2 स्क्वायर माइनस x2 ए स्क्वायर, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें ए की वैल्यू तो निकालनी है, तो क्या हो जाएगा v1 a स्क्वायर माइनस v1 x2 इक्वल्स टू v2 a स्क्वायर माइनस v2 x1। ए जहाँ पे कॉमन ले लो तो ये इसको यहाँ ट्रांसफर कर लो, ये हो जाएगा v1 माइनस का v2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू v1 x2 माइनस v2 x1। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो, अंडर रूट भी ले लो, आपके पास क्या आने वाला है, v1 x2 v2 x1 डिवाइडेड बाय व्हाट, v1 माइनस v2। दिस इज आवर फाइनल रिलेशन एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप से आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो एक बार को आप फॉर्मूला देखते हो ना तो आपको लगता है यार इतने लंबे लंबे फॉर्मूलाज कैसे याद रखो, बट ट्रस्ट मी इसके ऊपर आप थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर दो, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं। जब आप एक ही फॉर्मूले को 4-5 क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना आपको वो ईजिली याद हो जाएगा और सबसे बेस्ट तरीका याद करने का। अगर सिर्फ आप ऐसे ही फॉर्मूले को देख लोगे ना आपको नहीं याद रहेगा, आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही पड़ेंगे। बेस्ट मेथड है याद करने का। अगर आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है तब तो फिर पढ़ो ही मत लेकिन अगर अच्छे से याद करना है तो यही है कि कोई भी फॉर्मूला आप डिराइव करते हो तो उसके ऊपर 4 से 5 न्यूमेरिकल्स करो। ज़्यादा कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 5 न्यूमेरिकल्स तो करो, ठीक है। तो आपको उस फॉर्मूले का फिर कहीं पे देखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो हमने अब क्या पढ़ लिया, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पढ़ ली, उसमें डिस्प्लेसमेंट की सारी रिलेशन पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ ली, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, उनके अंदर जो न्यूमेरिकल्स जो डिफरेंट फॉर्मूलाज बनते हैं वो भी सारे डिराइव कर लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी, कि हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एनर्जी को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि यार काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का इन डेप्थ जो मीनिंग है वो मैं अच्छे से आपको एक चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एंड दैट चैप्टर इज वर्क एनर्जी, ठीक है। वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है, उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से बात करी। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना कि वो होती है 12 mv²। होता है ये फॉर्मूला। बस अब हमारे पास क्या है, v की अलग अलग वैल्यूज है तो अलग अलग फॉर्मूलाज निकल जाएंगे। एक वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगा 12 mv²। v² कितना होता है, ओमेगा √a² माइनस x² इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एनर्जी क्या हो जाएगी 12 m ω² और ये हो जाएगा a² माइनस x², ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा था k इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू k/m, ये रिलेशन पढ़ा था। यहाँ से क्या था, अंडर रूट का था, ठीक है ना। तो ω² क्या था, k/m, तो k की वैल्यू क्या आई थी, m ω²। ये पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं। तो यहाँ से m ω² की वैल्यू k पुट कर दो तो ये हो जाएगा 12 k और ये हो जाएगा a² माइनस x² होगा। अब ये हो गया। अगर हमें मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम,
तो क्या हो जाएगा हाफ के। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होती है, जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे हो, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पे होगा ना, तो वो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करेगा। और मीन पोजीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, तो ले लो x इक्वल्स टू 0 पे मीन पोजीशन पे, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हाफ के a स्क्वायर। ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और कैसे फॉर्म में लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर होता है ना, तो हम v को क्या लिख सकते हैं, v हमारे पास था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू थी, यहाँ से लिख दो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगेन आप इसको क्या लिख सकते हो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर को k लिख दो, तो ये हो जाएगा k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब अगेन अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो मैक्सिमम कब होगा, जब इस थीटा वाली टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी तो सबकी सब क्या है फिक्स्ड वैल्यूज, तो अगेन ये क्या हो जाएगा हाफ के स्क्वायर। चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, रिजल्ट हमारा सेम है। अगर हमें एक्स की टर्म में पूछा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा की टर्म में पूछा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू दोनों के लिए सेम है, दैट इज हाफ के स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है ना, स्प्रिंग के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से आई उसके लिए मैं बता रही हूँ कि हमने स्प्रिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है कि उसके लिए जो एनर्जी होती है ना, इलास्टिक एनर्जी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो आगे क्या करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही तो वैल्यू होती है हमारे पास, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। अब आगे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। तो बेसिकली चाहे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। लेकिन कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूला को देखें ना, तो आप देखो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा तो x इक्वल्स टू 0 होगा, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जहाँ पे आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है, या तो प्लस ए होगा या माइनस ए होगा, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ के स्क्वायर है, तो वो पॉजिटिव रहने वाली क्या हो जाएगा हाफ के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ये जो मैं दोनों चीज़ें पढ़ा रही हूँ ना, वो इससे पढ़ा रही हूँ कि यहाँ से हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो आप देखो काइनेटिक जो एनर्जी है ना, मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा ना, तो मैक्सिमम होगी। लेट्स से दिस इज आवर मीन पोजीशन, x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू माइनस ए और ये x इक्वल्स टू प्लस ए। ठीक है, आप ऐसे कर दो, तो यहाँ पे मैक्सिमम है। और जब अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूँ ना, x इक्वल्स टू ए लिख दूँ, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, बिकॉज स्क्वायर टर्म हो। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 और मीन एनर्जी पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम, और स्क्वायर की टर्म में तो ये कुछ ऐसे जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये मिलेगा, किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। उसी टाइप से अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो आप देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे एनर्जी 0 है, मतलब यहाँ पे 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन है ना, यहाँ पे आ रही है मैक्सिमम। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगा 0, और ये किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो इस टाइप से आप अलग अलग ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर मैं एक कंबाइन ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं कंबाइन ग्राफ बनाऊँ जहाँ पे मैं सारी की सारी एनर्जीज को शो कर सकूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो जाएगा देखो ऐसे, थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप हो गया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एंड कंफ्यूज होने का जैसा कुछ भी नहीं है। आप देखो ये वाला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला है हमारा काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस वन इज व्हाट, टोटल एनर्जी। व्हाई टोटल एनर्जी, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। सिस्टम में चाहे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, बट एट द एंड टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट ही रहने वाली है थ्रू आउट द मोशन। तो यही मैंने क्या है कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है,
ये वाली जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और ये वाला जो ग्राफ है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है फॉर एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। टोटल इसमें आप काइनेटिक एनर्जी भी शो कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी शो कर सकते हो, टोटल एनर्जी भी शो कर सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बेसिक जितने भी टर्म्स थी ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर आपको पूछे एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज टोटल एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा। देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी था हाफ के ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा, ये था हमारे पास। और पोटेंशियल एनर्जी क्या था, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही था हमारे पास। जब हमको एवरेज पूछेगा ना, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये वैल्यू तो फिक्स्ड है। देखो जो कांस्टेंट होगा वो फिक्स रहेगा, एम्पलीट्यूड भी फिक्स रहता है, जो चेंज होता है ना वो होगा ओमेगा टी, यानी टाइम के साथ एंगल चेंज हो सकता है। तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और हमने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब स्क्वायर टर्म, कॉसाइन या साइन का जो स्क्वायर टर्म होता है ना, उसकी एवरेज वैल्यू होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 के ए स्क्वायर। सेम हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का भी अगर हम लोग एवरेज वैल्यू निकालो ना, तो सेम आएगा 1/4 के ए स्क्वायर। तो ये चीज़ भी आप याद रखना कि कहीं पे आपको एवरेज वैल्यू पूछी हो ना, तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हो, 1/4 की टर्म आएगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग हमारा चैप्टर, सॉरी नॉट चैप्टर, आज का वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ डैम्पिंग वगैरह के ऑसिलेशन, जो इक्वेशंस बनती है अलग अलग, उनके बारे में पढ़ेंगे, और भी अलग कुछ टॉपिक्स रहेंगे, सारा हो करेंगे। आई थिंक अगले नई वीडियो में तो नहीं, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अच्छे से पढ़ना, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, मेरे वीडियो से नहीं से तो कहीं से भी पढ़ो। कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो आप मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे वो कराओ। अगर मैं बात करूँ सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ना, अगर नीट, जेईई, एनडीए के लिए लोग प्रिपेयर करें, तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स है। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 1 घंटे में पूरा न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर की पेपर सब कराओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कोचिंग में पॉसिबल होता है, बिकॉज आपकी कोचिंग 1 घंटे की नहीं होती, आप 8-8, 9-9 घंटे की कोचिंग लेते हो। एक सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे मिलता है, मैक्सिमम 3 घंटे तो मिलता ही है। तो वहाँ पे आप बहुत कुछ करा सकते हो, ठीक है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट स्टिल मैं आपको बोलती हूँ कि कहीं पे किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, डू लेट मी नो, ठीक है। अभी आपके एग्जाम पास में आ रहे हैं, तो आपको कहीं ज़्यादा दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में, किसी प्रॉब्लम में, किसी चैप्टर में, तो आप मुझे डेफिनेटली बताओ, तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उसको जल्द से जल्द वीडियो में बना के उसको सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलो, तो आज हम लोग यहाँ पे रैप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी नेक्स्ट आगे के चैप्टर, आगे के टॉपिक्स होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।